हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं कंपनियों का एकीकरण। अमलगामेशन ऑफ कंपनीज, दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन कर एक नई कंपनी का निर्माण करना एकीकरण या अमलगामेशन है। एक विद्यमान कंपनी द्वारा एक या एक से अधिक विद्यमान कंपनियों का अधिग्रहण कर अपना स्वरूप को विस्तृत करना। मतलब एक विद्यमान कंपनी जो होती है वो एक या एक से अधिक विद्यमान कंपनियों को अधिग्रहण करके अगर अपना आकार बढ़ाती है, अपना स्वरूप बढ़ाती है, विस्तृत करती है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और दो या दो से अधिक कंपनी का समापन कर एक नई कंपनी बनना वो होता है एकीकरण। और फिर एक नई कंपनी का निर्माण पुरानी कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को लेने हेतु किया जाता है और नई कंपनी का नाम पुरानी कंपनी से मिलता जुलता ही रखा जाता है ताकि नई कंपनी पुरानी कंपनी के नाम का लाभ उठा सके। यह है बाह्य पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो उपरोक्त तीनों स्थितियों को एक विस्तृत नाम एकीकरण अमलगामेशन देना ही उपयुक्त है। भारत के सीए इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन इसी आधार पर जारी किया गया है। इसमें ये लेखा मानक 1 अप्रैल 1995 या इसके पश्चात होने वाले कंपनियों के एकीकरण पर अनिवार्य रूप से लागू हो गया है। ये वाला एकीकरण के प्रकार, एकीकरण दो प्रकार का होता है, विलय की प्रकृति का एकीकरण और क्रय की प्रकृति का एकीकरण। विलय की प्रकृति का एकीकरण एक ऐसा एकीकरण जो निम्नलिखित की शर्तें पूरी करता हो, वो विलय की प्रकृति का एकीकरण कहलाएगा। क्या? विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां एवं दायित्व एकीकरण के बाद क्रेता कंपनी के हो जाते हो। मतलब सारी की सारी संपत्तियां और सारे के सारे दायित्व जो हैं वो अब क्रेता कंपनी के हो जाते हों। हम विलय की प्रकृति के एकीकरण के लक्षण पढ़ रहे हैं कि हम किस एकीकरण को विलय की प्रकृति का माने और किस एकीकरण को क्रय की प्रकृति का माने, उसके लिए, जिसमें नंबर पहली शर्त है कि विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां एवं दायित्व एकीकरण के बाद क्रेता कंपनी के हो जाते हों। नंबर 2, विक्रेता कंपनी के कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स एकीकरण के बाद क्रेता कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हों। विक्रेता कंपनी के ऐसे अंशधारियों जो क्रेता कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने के लिए तैयार हो गए हों को क्रेता कंपनी द्वारा केवल इक्विटी शेयर्स के निर्गमन द्वारा ही क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा। अगर कोई अंश का टुकड़ा हो रहा है तो उसमें नगद भुगतान भी दिया जा सकता है। बाकी जो क्रय प्रतिफल का भुगतान होगा, जो ऐसे अंशधारी जो कि नई कंपनी में भी अंशधारी रहने के लिए तैयार हो गए, और होना ही पड़ेगा क्योंकि 90%, अपनी पहली वाली बात आ गई कि विक्रेता कंपनी के कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेता कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हों। तो इसलिए उनका जो परचेज कॉन्सिडरेशन है, क्रय प्रतिफल का जो भुगतान है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स में ही के निर्गमन द्वारा ही किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के व्यवसाय को एकीकरण के पश्चात भी चालू रखेगी। कोई नया व्यवसाय चालू नहीं करेगी, वही व्यवसाय जो क्रेता कंपनी का है था, विक्रेता कंपनी का था, वही क्रेता कंपनी चालू रखेगी। फिर नेक्स्ट है, क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की सभी एसेट्स और लायबिलिटीज रिजर्व को शामिल करते हुए को बुक वैल्यू पर ही अपनी पुस्तकों में समामित करने की प्रविष्टि करेगी। मतलब जो पुस्तक मूल्य दिया हुआ है उनका विक्रेता कंपनी के बुक्स में, उसी मूल्य पर समामेलित करेगी। तो ये 5 शर्तें जो है अगर ये होती हैं तो ये विलय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। और फिर होता है क्रय की प्रकृति का एकीकरण। क्रय की प्रकृति का एकीकरण विलय की प्रकृति वाले एकीकरण की शर्तों में से यदि एक या एक से अधिक शर्तें पूरी नहीं हो रही हों तो वह एकीकरण क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। ये जो 5 शर्तें ऊपर बताई हैं, इन 5 शर्तों में से अगर एक भी शर्त या एक से अधिक शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो वो जो एकीकरण कहलाता है वो क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। अब आता है कि लेखांकन, इनकी एंट्रीज कैसे होती हैं, इनका लेखा कैसे होता है, तो अकाउंटिंग कैसे होती है इनमें, जिसमें सबसे पहले अब पढ़ रहे हैं अपन विलय के स्वभाव वाले एकीकरण में। विलय के स्वभाव वाले एकीकरण में ये होता है मर्जर
नेचर ऑफ मर्जर, तो विलय को बोलते हैं मर्जर। नंबर 1, विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्तियां एवं दायित्वों, संचयों, आदिक्यों को उनके पुस्तक मूल्य पर ही लिया जाएगा। ये वाली बात पहले ही हो गई क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेष क्रेता कंपनी के उसी प्रकार के शेष में जोड़कर या सामान्य संचय यदि हो में ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब सभी संपत्तियों, दायित्वों, संचयों, आदिक्यों को उनके पुस्तक मूल्य पर लिया जाएगा। नंबर 2, एकीकरण के समय यदि दोनों कंपनियों की नीतियां विरोधाभासी है तो एकीकरण के बाद एक समान नीतियां अपनाई जानी चाहिए। नीतियों में परिवर्तनों का प्रभाव वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना चाहिए। मतलब दोनों जो क्रेता कंपनी और विक्रेता कंपनी में मान लीजिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे थे, अगर वो अलग अलग हैं या विरोधाभासी हैं तो अब एक ही हो जाएंगे। नेक्स्ट, विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी की राशि तथा उसको निर्गमित अंश पूंजी में यदि कोई डिफरेंस हो तो उसे संचयों में समायोजित किया जाएगा। मान लीजिए विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी की राशि और उसको निर्गमित अंश पूंजी में कोई डिफरेंस हो तो वो रिजर्व्स में समायोजित किए जाएंगे। ये सब अपन जब जनरल एंट्रीज करेंगे तब आपको और क्लियर समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट में मैंने आपको एक नोट्स बनाए हैं। फिर नेक्स्ट है, दायित्व व क्रय प्रतिफल के संपत्तियों पर आधिक्य को संचयों की राशि में समायोजित किया जाना चाहिए। ये संचय वैधानिक संचयों के अतिरिक्त होंगे। मतलब दायित्व व क्रय प्रतिफल के संपत्तियों व आधिक्य को संचयों की राशि में समायोजित किया जाना चाहिए। ये वाली बात वैसे यहीं पर क्लियर होगी और यहाँ पर ये एक तरीके से रिप्रेजेंट। तो इस प्रकार विलय के स्वभाव में एकीकरण होगा, लेखांकन होगा। क्रय के स्वभाव में कैसे होगा, देखिए क्रेता नंबर 1, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में विक्रेता कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके वर्तमान मूल्य या उचित मूल्य पर सम्मिलित किया जाएगा। मतलब क्रय के स्वभाव वाला जो एकीकरण होगा उसमें वो पुस्तक मूल्य पर नहीं लेंगे, जो वर्तमान मूल्य उस समय जब व्यापार का अधिग्रहण किया जा रहा है या व्यापार मिल रहा है एक व्यापार दूसरे व्यापार में, तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जो भी संपत्तियों दायित्व हैं उनको पुस्तक मूल्य पर नहीं लेकर और वर्तमान मूल्य या उचित मूल्य पर लिया जाएगा, क्योंकि पुस्तक मूल्य पर तो विलय की प्रकृति में लिया जाता है, क्रय की प्रकृति है ये। नंबर 2, विक्रेता कंपनी के वैधानिक संचयों को भी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में शामिल किया जाएगा, अन्य संचयों को नहीं। वैधानिक संचय क्या होते हैं, वैधानिक और उनकी जनरल एंट्रीज ये होती है, अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। उसके लिए एक अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करके टू स्टैट्यूटरी रिजर्व वैधानिक रिजर्व को लिखना पड़ेगा। अब बात आती है कि वैधानिक संचय क्या होते हैं। तो वैधानिक संचयों के लिए देखिए, वे संचय जिनका निर्माण आयकर अधिनियमानुसार किया जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व आदि। ये रिजर्व जो होते हैं वो आयकर अधिनियमानुसार अगर बनाए गए हैं तो ये वैधानिक संचय कहलाते हैं। तो वैधानिक संचय, और इनकी एक बात और है, यदि इनकी निर्धारित अवधि 5 वर्ष समाप्त नहीं हुई हो तो ही क्रेता कंपनी की पुस्तकों में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि 5 वर्ष के पश्चात इन्हें लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है। मतलब 5 वर्ष की अवधि तक ये वैधानिक संचय बने रहते हैं और यही संचय 5 वर्ष की अवधि के पश्चात में नॉर्मल रिजर्व हो जाते हैं, वैधानिक संचय नहीं रहते। यदि प्रश्न में अब आपके प्रश्न आते हैं सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये वैधानिक संचय है नहीं, या तो प्रश्न में क्लियर कट लिखा हुआ होगा, और यदि प्रश्न में ऐसे संचयों की नियुक्ति तिथि नहीं दी हुई है तो ये माना जाएगा कि अभी 5 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है। आगे बात समझ में कि अब अगर इनकी जो बनाने की तिथि नहीं दी हुई है तो हम यही मानेंगे कि 5 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है और ये स्टैट्यूटरी रिजर्व ही है। नेक्स्ट देखिए, नेट असेट्स के मूल्य से क्रय प्रतिफल के आधिक्य को गुडविल और कमी को कैपिटल रिजर्व मानेंगे। जैसे अपन व्यापार खरीदते हैं और तो उसमें नेट एसेट्स निकालते हैं कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, उसमें अगर एसेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटीज कम है और परचेज कॉन्सिडरेशन फिर भी ज़्यादा दिया जा रहा है, इसका मतलब वो गुडविल के लिए दिया जा रहा है, और कम है तो कैपिटल रिजर्व। मतलब अगर नेट अपन एंट्री क्या करेंगे, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज और टू परचेज कॉन्सिडरेशन। अब उसमें अगर कम ज़्यादा होगा वो जनरल एंट्री करूंगा जब आपको और समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इस बात को आपको समझना है तो देखिए, अपन जब व्यापार क्रय करेगा तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज,
2 परचेज कॉन्सिडरेशन से होगी, पीसी से। अब इन दोनों का टोटल अगर इससे ज़्यादा है तो बराबर तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा गुडविल। इसका मतलब जो ज़्यादा दिया जा रहा है परचेज कॉन्सिडरेशन वो किसके लिए दिया जा रहा है, गुडविल के लिए। और अगर इसका टोटल ज़्यादा और इनका कम है तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। ये तो ये वाली बात है। फिर है नेक्स्ट नंबर 4, एकीकरण के कारण उत्पन्न गुडविल को उसके लाभदायक जीवन में किसी भी उचित आधार पर आय में से अपलिखित किया जाना चाहिए 5 वर्ष में, जब तक कि वह अधिक अवधि न्यायोचित न हो। वैसे 5 वर्ष में कर देना चाहिए उसको, लेकिन अगर और कुछ प्रश्न कहता है तो उसके आधार पर। तो ये बात है आपके, ये आता है कि ये नया चैप्टर जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद अपन ने शुरू किया, उसमें कंपनियों का एकीकरण किस प्रकार, 2 प्रकार का होता है, विलय की प्रकृति का, क्रय की प्रकृति का। 2 या 2 से कंपनियां मिल जाती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मिल जाती हैं, एक नई कंपनी की स्थापना किसी पुरानी कंपनी को लेने के लिए होती है। ये सभी का हम कहते हैं एक एकीकरण। और विलय की प्रकृति और क्रय की प्रकृति कैसे कैसे होती है, इनका लेखांकन किस प्रकार हो सकता है, विलय की प्रकृति के क्या लक्षण है और क्रय की प्रकृति के क्या लक्षण है, और इस प्रकार इनका लेखांकन क्या होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्रय प्रतिफल की गणना। थैंक यू।